डॉक्टर तारिक सलीम साहब, अमीर ज़िला सरगोदा जनाब अवैस कासिमतुल्लाह साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पंजाब शुमाली जनाब इकबाल खान साहब, कायदीन मोहतरम और आज इस अजीमुशान जलसा-ए-आम में शरीक सरगोदा के मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों और मेरी बहुत ही इज्जत माँ बहनों, बेटियों, माओ, सबसे पहले ये शानदार जलसा-ए-आम मुनक़िद करने पर मैं अमीर ज़िला अवैस कासिम साहब और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक भरपूर मुहिम चलाई है, मेंबर साजी की है, लोगों से राब्ता किया है और जो तहरीक जमात इस्लामी लेकर चल रही है उसके लिए ये जलसा-ए-आम इंशाअल्लाह एक महमेज की सूरत में, एक नई एनर्जी देने की सूरत में इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगा। और यहां से जब आप लोग जाएंगे तो इस तहरीक को एक नया रुख देंगे, अपने हौसलों से, अपने जज्बों से, अपने वलवलों से इंशाअल्लाह अवाम के हुकूक की यह तहरीक और पाकिस्तान में इस्लाम के इनकलाब की यह तहरीक, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। मैं खास तौर पर अपनी बहनों और बेटियों और अपनी माओं को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपका जो पंडाल सजाया गया था, आपने अपनी हाजिरी से इसको छोटा कर दिया है और आप बहुत मुश्किल में यहां मौजूद हैं, लेकिन आपका यह सब्र और हौसला इंशाअल्लाह इस पूरे शहर, इस पूरे जिले के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आज का यह जलसा-ए-आम हम नाम करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों और अपनी बहनों के, अपने शोहदा के, इसलिए कि आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर वो तारीखी दिन है कि जिसमें भारत ने अपनी फौजें 1947 में कश्मीर में उतारी थी। वो दिन है और आज का दिन है। 77 साल गुजरने के बावजूद भारत का ये जुल्म खत्म नहीं हो रहा। निहत्ते लोगों पर वो बंदूकें चलाते हैं, पैलेट गनों से फायरिंग करके नौजवानों को नाबीना करते हैं, हमारी माओ बहनों की इज्जतें तार तार करते हैं। और कश्मीर, उस कश्मीर में उन्होंने 10 लाख मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया हुआ है। और इस वक्त जो सरकार नरेंद्र मोदी की सूरत में भारत की हुकूमत में है, यह दर हकीकत हिंदुत्व और अपना साम्राज्य जहन रखने वाली सरकार है। यह कश्मीर के लोगों को, वहां मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों को ताजीब गाहों में ले जाते हैं, जेलों में डालते हैं और कोई आवाज उठने नहीं देते। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों को, हम सलाम पेश करते हैं अपनी कश्मीरी बहनों को कि चारों तरफ जब वो देखते हैं तो उनकी मदद को कोई नहीं आता। वो पाकिस्तान जिसे सबसे ज्यादा कश्मीरियों के लिए खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान जिसकी फौजें पाकिस्तान की तकमील के लिए हैं और कश्मीर की आजादी के लिए हैं, वो पाकिस्तान जिसकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी कश्मीरियों को इस जुल्म से निजात दिलाना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी उन्हें ऐसे इशारे नहीं मिलते कि जिसमें उनके लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद हो। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उन कश्मीरियों को कि आज भी जब उनका कोई जवान इस हाल में होता है कि जान दे रहा हो तो वसीयत करता है कि पाकिस्तान के परचम में लिपटाकर मुझे दफन किया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान किसी जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नहीं है, यह पाकिस्तान किसी नवाज शरीफ का पाकिस्तान नहीं है, यह जरदारी का, बिलावल का पाकिस्तान नहीं है। यह पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायद आजम की क़यादत में हासिल किया गया पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को हमने एक नजरिए के खातिर बनाया था, अकीदे की खातिर बनाया था, इस्लामी निजाम उसके क़याम के लिए, अमन के लिए, अदल के लिए, इंसाफ के लिए बनाया था। इसलिए अगर हुक्मरान बेवफाई कर रहे हैं, फौज के जर्नलों ने अगर बेवफाई की है तो कश्मीरी उनकी तरफ नहीं देखते, कश्मीरी पाकिस्तान के आवाम से तवक्को रखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों को कश्मीर के बारे में बताइए, अपने बच्चों को यह सिखाइए और समझाइए कि सैयद अली गिलानी
वो मर्द कलंदर कौन था? वो अजीम इंसान था, 87-88 साल की जिसकी उम्र और आधी उम्र तकरीबन उसने जेलों में गुजारी। उसने इस्तेकामत के साथ भारतीय फौज का मुकाबला किया। उसने पूरी कश्मीरी कौम को उठाकर खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेवफाइयों के बावजूद वो ये कहते रहे कि हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक है और वो पाकिस्तान के हक में नारे लगाते रहे। आप अपने बच्चों को बताइए कि वहां माएं बहनें किस तरह की कुर्बानियां देती हैं और उनसे हमारा ताल्लुक ईमान का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक अकीदे का ताल्लुक है। इसलिए हम अपने कश्मीरियों को नहीं भुला सकते और उनके हक के खुद इरादियत के लिए और उनकी आजादी के लिए जो वो इंडिजिनस तहरीक लेकर चल रहे हैं, हम दामे दर में सुखने उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हुक्मरान अमेरिका की तरफ देखते हैं, ये भारत से दोस्ती की बात करते हैं, इन्हें मोदी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इनसे यही कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, इंग्लैंड जाने की क्या जरूरत थी? मोदी तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो जाकर दिल्ली चले जाते और उसके पास जाकर बैठ जाते, या गुजरात में चले जाते, उसी गुजरात में कि जहां नरेंद्र मोदी ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था। उसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, लेकिन बुचर ऑफ गुजरात मुसलमानों का यह कातिल मियां नवाज शरीफ को अगर बहुत पसंद है और वो दोस्ती की पिंगे बढ़ाना चाहते हैं और वो तिजारत आलू टमाटर प्याज की तिजारत पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को अगर ये पामाल करना चाहते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर आपके लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। इसलिए आज आप साजिशें करके, साजबाज करके, बूट पॉलिश करके, आप और आपका खानदान और आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम टाइप की पार्टियां और पीडीएम जिसमें क्या मिस्टर और क्या मौलाना, सब साजबाज करके रिजीम चेंज करके और पीडीएम 2 की केयर टेकर गवर्नमेंट बना के और फिर फॉर्म 47 की बुनियाद पर आप मुसल्लत हुए हैं। आपको पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है और पंजाब जिसे आप अपना गढ़ कहते थे, पंजाब ने आपको मुस्तरद किया है। और पंजाब में भी लाहौर को आप गढ़ कहते थे, लाहौर ने आपको मुस्तरद किया है और आपको इतने वोट भी नहीं दिए कि आप कोई मुकाबले में बराबर के करीब आ जाते। 70,000 जाली वोट डालकर, बल्कि फॉर्म 47 पर लिखकर मियां नवाज शरीफ की सीट उनको दी गई। इतने ही बड़े आप उसूल पसंद थे तो इस सीट से इनकार करते और कह देते कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए। लेकिन आप हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आए हैं, मसनूई लड़ाइयां लड़ते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करते हैं और कौम के मैंडेट की तौहीन करते हैं। और फिर करते क्या हैं? वो करते हैं जो आप इस सूबे पंजाब में कर रहे हैं। क्या हालात हैं कि गंदुम की फसल की बात आई, किसानों ने मेहनत की, काश्तकारों ने मेहनत की, खून पसीने की कमाई लगाई और कहा गया कि 3900 रुपए मन ये गंदुम किसानों से खरीदी जाएगी। हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन फिर हुकूमत ने अपना वादा तोड़ दिया और ये गंदुम जो इजाफी तौर पर उगाई गई, मेहनत से उगाई गई, शौक से उगाई गई, वो रुलती फिरी और कोई 2200 रुपए में और 2000 रुपए में भी लेने के लिए तैयार नहीं होता था। काश्तकार, जमींदार मायूस हो गया, किसान मायूस हो गया और हमने उसका असर देखा कि कपास और चावल की फसल पर उसका असर आया है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि जब तुम पूरी कौम से झूठ बोलते हो और झूठ बोलकर अपनी ही ज़राअत जिसमें सबसे ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं, अगर किसी शोबे में तरक्की हो सकती है या इन सब हालात के बावजूद भी 6% तरक्की का रेशो था तो वो ज़राअत का था। लेकिन तुमने अपनी हरकतों से, तुमने इतनी हरकतों से किसान को मायूस किया और इस वक्त बीज नहीं मिल रहा। और जो बीज है वो बीज भी अगर इंपोर्टेड बीज हम लेते हैं तो महंगा पड़ता है और उसमें भी उसको ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता है। डीएपी महंगी है, खाद महंगी है, लोग क्या कर रहे हैं और कैसे फसल लगाएं, और उसके नतीजे में चावल की काश्त 30-40% कम हो गई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि पहले ही मार्केट में जो हमें थोड़ा सा इसमें पहले
हमें एक सपोर्ट क्या मिली थी कि हमें स्पिल ओवर मिला था, इसलिए कि भारत से एक्सपोर्ट कम हुई थी तो हमारी चावल की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। लेकिन इस मर्तबा कंपटीशन भी ज्यादा है और हरकतें भी हमारी हुकूमत की ऐसी हैं जिसकी वजह से यह काश मुतासिर हो रही है। और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी इस हुकूमत की है जो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में बैठी हुई है और किसानों का हक मार रही है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं। आपने मेंबरशिप मुहिम चलाई है और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर किसान कमेटियां बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव और देहात देहात बनाना शुरू करें। किसानों की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इनको पीस के रखा गया है, इनको दबा के रखा गया है, इनको हक नहीं मिलता। ये फसल से पहले भी मकरूज, फसल के इख्तिताम पे भी मकरूज होते हैं और चंद बड़े जागीरदार वो हुकूमती साजबाज के जरिए से विराजमान होते रहते हैं और वो बहुत बड़े बड़े जागीरदार, हजारों एकड़ रकबा रखने वाले लोग, वो अंग्रेजों के शागिर्द को टैक्स भी अदा नहीं करते हैं और वो छोटे काश्तकारों का हक भी मारते हैं। इसलिए ये तहरीक जो हमारे हक और इंसाफ की तहरीक है, इसको बस्ती बस्ती मुनज़्ज़म करने